चैप्टर 2297 मून कोलैप्स 1। मोंतेस्क्यू ने टेलीस्कोप से नजर हटाई और मिल्ड्रेड से कहा, पतन का दिन शायद बहुत जल्द आने वाला है। उसने टेलीस्कोप की ओर इशारा किया और मिहुआइडे से कहा, खुद देखो। मिहुआइडे को पहले से अंदाजा था कि क्या होने वाला है, फिर भी वो जाकर देखने लगा। नंगी आंखों से चांद उतना ही खूबसूरत लग रहा था जैसे कोई सफेद चीनी मिट्टी की थाली। लेकिन जब उसने हाई पावर टेलीस्कोप से देखा तो उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। चांद की सतह पर जगह जगह पर गहरे निशान थे, विशाल गड्ढे और दरारें। कुछ गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर गहरे थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं, जबकि कुछ लोग कहते थे कि ये किसी एलियन हमले का सबूत है। शायद कभी कोई परमाणु युद्ध हुआ था। पर मिहुआइडे जो देख रहा था वो इन सब से भी ज्यादा डरावना था। मोंतेस्क्यू की दृष्टि का पीछा करते हुए उसने देखा, चांद के किनारे पर एक बेहद बड़ी दरार थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफेद जेड की थाली जमीन पर गिरा दी हो और उसके किनारे पर लंबी गहरी दरार उभर आई हो। वो दरार इतनी विशाल थी कि ऐसा लगता था जैसे चांद का कोई हिस्सा किसी भी पल टूटकर अलग हो जाएगा। मिहुआइडे ने कांपते हुए कहा, ये दरार कम से कम 100 किलोमीटर लंबी तो होगी, और उसके आसपास छोटे छोटे दरारों में जो मलबा है वो भी अस्थिर है। अगर चांद का इतना बड़ा हिस्सा टूटकर पृथ्वी की ओर गिरता तो ये मानवता के लिए एक अकल्पनीय विनाश लेकर आता। भले ही वो वायुमंडल से टकराते हुए टूट जाएं, उसके बचे हुए टुकड़े भी धरती पर वैश्विक आपदा लाने के लिए काफी होते। मिहुआइडे को याद आया, पिछली सभ्यता के अंत में एक 10 किलोमीटर व्यास का उल्कापिंड धरती से टकराया था। उससे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और पूरी प्रजाति का अंत हो गया था। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। वो बुदबुदाया, उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। मोंतेस्क्यू गंभीर चेहरा लिए खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना जल्दी होगा, उसने धीमे स्वर में कहा। पवित्र ग्रंथों में दर्ज भविष्यवाणी के अनुसार ये समय अभी नहीं आना चाहिए था। मिहुआइडे के हाथ कांप रहे थे, उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। हमें कुछ करना होगा, उसने कहा। हमारा भूमिगत शेल्टर लगभग तैयार है, जमीन से 7,800 मीटर नीचे। वहां 1,000 लोगों के लिए 100 साल तक भोजन, पानी और ऑक्सीजन का इंतजाम है। और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो मार्स बेस भी है। एलोन फ्रीमैन की कॉलोनी में आधे लोग अभी भी जिंदा है। लेकिन वो आगे बोल ही रहा था कि मोंतेस्क्यू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस मिहुआइडे, खुद को संभालो। तुम अभी घबराहट में हो और डर तुम्हारी सोचने की क्षमता को खा रहा है। उसने वाइन कैबिनेट से एक बोतल निकाली, बॉर्डो की ग्रैंड क्रू रेड वाइन, और 2 ग्लासों में भरी। लो, थोड़ा पी लो, उसने कहा। मिहुआइडे ने बिना कुछ बोले ग्लास उठा लिया और एक ही सांस में आधा पी गया। शराब का असर हुआ, उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन आंखों में चिंता अब भी थी। मोंतेस्क्यू भी बैठ गया। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि क्या इस आपदा को टाला जा सकता है। टाला जा सकता है? मिहुआइडे ने भौहें सिकोड़ ली। इतनी विशाल दरार को? यह तो मानव सीमा से परे है, मोंतेस्क्यू ने शांत स्वर में कहा। यह घटना सिर्फ हमें नहीं दिखी, जल्द ही जूझेंग चर्च के लोग भी इसे देख लेंगे, और जब वे डे ऑफ डिप्रेविटी का जिक्र करेंगे वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अब लड़ने का वक्त नहीं है। अगर हमें इस संकट को टालना है तो पूरी मानवता को एकजुट होना होगा। मिहुआइडे ने बाकी शराब भी खत्म कर दी और कहा, आपका मतलब है हमें उन पागलों से मिलकर काम करना चाहिए? लेकिन अगर यही वो आपदा है जिसका वो इंतजार कर रहे थे तो? वे तो मानते हैं कि जब दुनिया का अंत होगा सिर्फ सच्चे भक्त स्वर्ग जाएंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। उनके लिए स्वर्ग जाना मतलब शरीर छोड़ देना, यानी मृत्यु।
मोंतेस्क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ नारे लगाना और धर्म की बातें करना अलग चीज है। मुझे नहीं लगता अलेक्जेंडर एक्स इतना पागल है। अगर वो सचमुच मूर्ख होता तो बैतिगा का पोप बनकर पूरे जूझेंग चर्च की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। धीरे धीरे मिहुआइडे की सांसें सामान्य हुई। तो हमें ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, उसने कहा, और हमें अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर हर देश की सरकार को चेताना होगा। जब समय आएगा हम एक संयुक्त सेना तैयार करेंगे और चांद पर जाकर इस घटना का कारण पता लगाएंगे। वो उठकर खिड़की की ओर देखने लगा। पवित्र ग्रंथों के अनुसार डे ऑफ फॉल अभी नहीं आना चाहिए था। शायद ये सिर्फ चेतावनी है, क्योंकि अगर सचमुच 100 किलोमीटर लंबा टुकड़ा गिरा तो कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी गहराई में छिपी हो, बच नहीं पाएगी। जब तक कि वो रुका, गहरी सांस ली। वे किसी समानांतर आयाम को नहीं खोल सकते जैसे यह जनजाति ने किया था, लेकिन पिछले 4.6 अरब वर्षों में ऐसी देवस्तर की सभ्यताएं बहुत कम हुई है, वरना दृक जाति को अब तक मिटा दिया गया होता। उन्हें हर युग में फिर से जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चैप्टर 2298 मून कोलैप्स 2। चांद के बारे में प्राचीन काल से ही इंसानों की कल्पनाएं कभी सुंदर, कभी रहस्यमय, तो कभी डरावनी इस एकमात्र उपग्रह के चारों ओर घूमती रही है। ये ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन अपने असामान्य आकार और अनुपात के कारण ये सदियों से खगोल शास्त्र के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आखिर ये अस्तित्व में आया कैसे? आज तक कोई भी निश्चित रूप से जवाब नहीं दे पाया। अब तक 2 प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत माने जाते हैं, कैप्चर थ्योरी और सेपरेशन थ्योरी। पहला कहता है कि चांद किसी दूसरी जगह से आया और जब वो पृथ्वी के पास से गुजरा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींच लिया। दूसरा मानता है कि चांद दरअसल पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, जो उसके निर्माण के शुरुआती दौर में अलग हो गया था। पर दोनों ही सिद्धांतों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है। अगर कैप्चर थ्योरीज माने तो सवाल उठता है कि इतनी विशाल वस्तु को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पकड़ ही कैसे सकता था, और अगर सेपरेशन थ्योरी को सही माने तो ये और भी असंभव लगता है, क्योंकि 2 इतने नजदीकी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार तो एक दूसरे से टकराकर एक ही ग्रह बन जाने चाहिए थे। ये सब वैज्ञानिक तर्क है, पर रहस्यवाद की दुनिया में एक और अलग ही धारणा है, आर्टिफिशियल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार चांद मनुष्य द्वारा बनाया गया था। शायद किसी अत्यंत उन्नत सभ्यता ने क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों को पकड़कर उन्हें जोड़कर यह विशाल उपग्रह तैयार किया, जो आज आकाश में तैर रहा है। यह विचार हमेशा अजीब और अविश्वसनीय माना गया, क्योंकि अभी तक की मानव सभ्यता की प्रगति को देखते हुए किस स्तर की शक्ति चाहिए होगी पूरे चांद जैसे विशाल पिंड को बनाने के लिए, ये कल्पना से परे है। मोंतेस्क्यू और मिहुआइडे पुराने लकड़ी के फायरप्लेस के सामने बैठे थे। अंगारों के बीच से चटाक की आवाजें आ रही थी। कॉफी टेबल पर ढेर सारे दस्तावेज फैले थे। चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, अंग्रेजी रिपोर्टें और गोपनीय फाइलें। वे दोनों जानते थे चांद वास्तव में मानव निर्मित है। नहीं, ज्यादा सटीक कहें तो उन्हें बनाने वाले मानव हमारी पीढ़ी के मानव नहीं थे, कम से कम छठी पीढ़ा के तो नहीं। मानव शब्द का इस्तेमाल बस इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें हमारी भाषा में इसी तरह संदर्भित किया गया है। असल में वे उच्च बुद्धिमान जीवन रूप थे, भौतिक जगत के सृजनहार द्वारा बनाए गए अवलोकक। संक्षेप में कहें, चांद एक प्राचीन सुपर सिविलाइजेशन द्वारा निर्मित संरचना है। मोंतेस्क्यू ने अपने पुराने गोल चश्मे को सीधा किया और दस्तावेजों के ढेर पर नजर दौड़ाई। हम अभी भी नहीं जानते कि चांद पर वास्तव में क्या है, उसने कहा। क्या वहां किसी प्राचीन दानव देवता को सील किया गया है, या ये किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा ग्रह से पलायन का साधन था?
इतिहास के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है, पर इतिहास हमेशा हमें आगे धकेलता है। हमारे पास एक ही विकल्प है, अतीत में उतरना और सच्चाई खोज निकालना। मिहुआइडे झुके हुए बैठे थे। उनका माथा चमक रहा था, जैसे विचारों की रोशनी फैल रही हो। हम नहीं जानते, लेकिन वे प्राचीन सभ्यताएं जरूर जानती होंगी, उन्होंने कहा। मोंतेस्क्यू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पर क्या वे हमें ये बताएंगे? मिहुआइडे ने हाथ मुट्ठी में बांध लिया, गहरी सांस ली। हजारों वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं उन प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क करने की। हम उनके पदचिन्हों पर चले, उनसे कई बार जुड़े, लेकिन कभी भी उनकी मान्यता नहीं पा सके। ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। वे सभ्यताएं भौतिक जगत के नियमों से बंधी थी और हमारे जैसे कमजोर मानवों से संपर्क करना नहीं चाहती थी। उनकी नजर में छठी पीढ़ी के मानव बस गर्भ में पल रहे भ्रूण जैसे हैं, इतने अपरिपक्व की संवाद योग्य नहीं। दुनिया के अंत और महान उत्परिवर्तन के युग के बाद मानव ने तेजी से विकास करना शुरू किया। तभी जाकर उन्हें प्राचीन सभ्यताओं के संपर्क में आने का अवसर मिला। फिर भी संवाद अब भी अत्यंत कठिन है। उदाहरण के तौर पर हुएक्सू किंगडम, वहां के प्राचीन ड्रैगन जो उनके देवदूत थे, उन्होंने ही मनुष्यों को ज्ञान दिया था। स्पिरिचुअल एसेंस इंजेक्ट कर वानर जाति को बुद्धिमान जीवन रूप में परिवर्तित किया था। लेकिन आज उनके वंशज जैसे बाइलोंगजी मनुष्यों से संवाद करना अपमान समझते हैं। मिहुआइडे ने चेहरा रगड़ते हुए कहा, आखिरकार हमें अपने ही बल पर निर्भर रहना होगा। वे सुपरएंशिएंट सिविलाइजेशन जरूर कुछ जानते हैं। किनलिंग के ड्रैगन, कोलंबिया के अबिस 51 के बर्डमैन, दाओक्शी के ग्रेमैन या भारत के 3 फेस्ड गॉड्स। वे अब भी हमें देख रहे हैं, पर सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मोंतेस्क्यू ने गहरी सांस ली और बोला, सृजनहार की इच्छा को कोई नहीं समझ सकता। यह प्रलय अगर परीक्षा है या पूर्ण विनाश, इसका उत्तर किसी के पास नहीं, क्योंकि सृजनहार को किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं। इसीलिए कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाता। उसने वाइन का एक घूंट लिया और हल्की हंसी के साथ बोला, जहां तक वोलुयन जनजाति का सवाल है, उनकी सभ्यता अधूरी रह गई थी। शायद इसलिए वे इतनी मूर्खता से इतनी जल्दी सतह पर आ गए। मिहुआइडे ने कंधे उचकाकर कहा, वो तो क्रिटेशियस युग के डायनासोर मानव, 100 मिलियन साल पुरानी सभ्यता का टूटना तो स्वाभाविक है। मोंतेस्क्यू अचानक कुछ सोचते हुए बोला, सही कहा। लगभग आधा साल पहले उन्होंने हुएक्सू के तट पर हमला किया था ना। अब क्या स्थिति है? वो लड़का केओस, वो शांत बैठने वालों में नहीं है। मिहुआइडे ने हाथ थपथपाया और बोला, मैंने प्रोफेसर डा विंसी और हमारे नाइट ऑफ बेनेवलेंस सर ब्रायन ग्रिफिन को उनकी मदद के लिए भेजा था। अगर युद्ध शुरू होना होता तो अब तक कुछ हलचल दिखती, पर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। टोंग ऑर्गेनाइजेशन की संरचना बहुत ढीली थी। ऊपरी नेतृत्व नीचे वालों पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रखता। बस सहयोग और लाभ पर आधारित संबंध थे। मोंतेस्क्यू ने थोड़ी देर सोचकर सिर हिलाया। अभी के लिए तो कुछ नहीं होगा, यही बेहतर है, क्योंकि वोलुयन एम्पायर जैसी शक्ति से कोई एक देश नहीं टकरा सकता। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब जो करना है वो साफ है। दुनिया के हर देश को सूचित करना होगा कि चांद पर कुछ भयानक घटित हो रहा है। हर प्रमुख धार्मिक संस्था और स्थानीय शक्ति को खबर दी जाएगी, क्योंकि जब सबको एहसास होगा कि ये संकट सभी के लिए समान है, तब पूरी मानवता को एक होना ही पड़ेगा। अध्याय 2299 मून कोलैप्स 3। वोलुयन एम्पायर। झंग यी ने झेंग लो की मूल शक्ति का लगभग 1/3 हिस्सा अवशोषित कर लिया था, और अब अगला कदम था धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना। उसे खुद युद्ध भूमि साफ करने की जरूरत नहीं थी। ये काम मैकेनिकल लीजन और हुएक्सू किंगडम की संयुक्त सेना कर रही थी। उन्होंने
अपने दुश्मनों पर जरा भी दया नहीं दिखाई। आखिर जब वुलियन एम्पायर ने उन पर हमला किया था, तब उन्होंने खुद निराशा की गहराई महसूस की थी। शहरों के बड़े बड़े इलाकों में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने इमारतों को तोड़कर अंदर घुसपैठ की और फिर लाइफ डिटेक्शन इक्विपमेंट से उन लिजर्डमैन को बाहर निकाला जो जमीन के गहराई में छिपे हुए थे। एक भूमिगत गोदाम में एक महिला लिजर्डमैन अपने बच्चे को गोद में लिए डर से कांपते हुए जिंग टियान से बोली, कृपया हमें जाने दो, मेरा बच्चा अभी छोटा है। जिंग टियान ने उस महिला की थकी हुई शक्ल और बच्चे के डर से कांपते शरीर को देखकर धीरे से सांस छोड़ी। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं, जिंग टियान, कभी औरतों और बच्चों को नहीं मारता। महिला लिजर्डमैन की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। सच में? तुम हमें नहीं मारोगे? जिंग टियान के चेहरे पर मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान धीरे धीरे कुछ और बन गई। हाँ, ये सच है कि मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। वो रुका, फिर उसका चेहरा एक भयावह हंसी में बदल गया। लेकिन तुम औरत नहीं हो, और तुम्हारा बच्चा, वो बच्चा भी नहीं है। अगले ही पल शूक जिंग टियान की गोली ने दोनों के शरीर आर पार कर दिए। जब झंगी वहां पहुंचा और जमीन पर बिखरी लाशें देखी, तो उसका चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ एक दिन में पूरा वुलियन एम्पायर तबाही में बदल चुका था। इतनी हिंसा क्यों? झंगी ने ठंडे स्वर में कहा, हम एक सभ्य सेना है, न्याय की सेना। भले ही हमने उनकी पूरी जाति को मिटा दिया, फिर भी मैं मानता हूं कि हम प्यार से भरी हुई शक्ति है। हम लिजर्डमैन के लिए शांति और प्रकाश लाना चाहते हैं। झंगी के आने की खबर मिलते ही जिंग टियान और बाकी फुइंग फोर्स के सदस्य तुरंत दौड़कर आए। योर मैजेस्टी, सबने दाएं हाथ को छाती पर रखकर सीधा होकर सलामी दी। उनकी आंखों में झंगी के प्रति असीम श्रद्धा जल रही थी, मानो वो कोई देवता हो। कभी कभी झंगी सोचता था, अगर फुइंग आर्मी की संख्या 8 लाख तक पहुंच जाए तो शायद वो भी फेथ पावर इकट्ठा कर सके। झंगी ने आसपास के खंडहरों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस विनाश के लिए दोष नहीं देता, लेकिन याद रखो, अब ये हमारी जमीन है। अगर तुम इसे तबाह करोगे तो बाद में हमें ही इसे फिर से बनाना होगा। जिंग टियान, जो झंगी का पुराना साथी था, ये सुनते ही चौंका और हंसते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा। अरे वाह मेरे भाई, तुम तो जीनियस हो। कितना बढ़िया सोचा। अगर हम अपना घर यहां शिफ्ट कर ले तो? ये जगह बड़ी है और बाहर से कहीं ज्यादा सुरक्षित। बाकी सैनिक भी झंगी का मतलब समझ गए और उत्साह से चारों ओर देखने लगे। सच में वुलियन एम्पायर ने जगह चुनने में बेजोड़ समझ दिखाई थी। ये विशाल क्षेत्र किसी प्राकृतिक भूमिगत गुफा से तराशा गया था, समुद्र तल से 25,870 मीटर गहराई में। यहां किसी भी प्राकृतिक आपदा का डर नहीं था। भूकंप या भूमिगत ज्वालामुखी को छोड़ दे तो यहां तक कि अगर कोई क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड टकराए, तब भी ये इलाका सुरक्षित रहेगा। झंगी ने यह भी पाया कि पूरी गुफा को मजबूत सामग्रियों से सुदृढ़ किया गया है। अगर बड़ा भूकंप भी आए तो पूरा ढांचा एकदम से नहीं गिरेगा, सिर्फ स्थानीय हिस्से प्रभावित होंगे। वुलियन एम्पायर जैसी प्राचीन सभ्यताएं अपने निवास स्थान को लेकर बेहद सावधान थी। झंगी ने तुरंत आदेश दिया कि क्लीन अप ट्रूप्स जब लिजर्डमैन के अवशेष साफ करें तो इमारतों को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। इस आदेश का पालन करते हुए सभी क्षेत्रों के एलियंस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस युद्ध के बाद झंगी की स्थिति हुएक्सू किंगडम में एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब कई लोग उसे सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक के रूप में देखने लगे थे। इतिहास के किसी भी युग में इतना शानदार विजय अभियान नहीं हुआ था, और इस जीत ने हुएक्सू किंगडम की राष्ट्रीय नियति को बढ़ा दिया था। 7 दिन बीत गए। इस युद्ध में हुएक्सू किंगडम ने असाधारण लाभ पाया। यहां तक कि साधारण सैनिकों ने भी इस लड़ाई में एलियन ओरिजिन की भारी मात्रा अर्जित की। 50,000 की सेना में से सिर्फ 1,000 से कुछ ज्यादा सैनिक मारे गए और 10,000 से कम घायल हुए।
और मौजूदा मेडिकल सिस्टम के अनुसार जो भी जीवित बच गया उसे ठीक किया जा सकता था। कुल मिलाकर ये एक पूर्ण विजय थी। इस युद्ध के बाद हुएक्सू कंट्री में हजारों नए डेल्ट लेवल एलियंस पैदा हुए और उनमें से कई में इप्सिलॉन स्तर तक पहुंचने की क्षमता थी। 7वें दिन तक पूरा वोलुयन एम्पायर नष्ट हो चुका था। कुल 2.7 करोड़ लिजर्डमैन मारे गए। उनके शव और राख कृषि क्षेत्रों में उर्वरक, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल की गई। खंडहरों के बावजूद शहरों की संरचना अभी भी मजबूत थी। मैकेनिकल इंजीनियर्स कुछ महीनों में इन्हें फिर से बना सकते थे। अब झंग यी और उसके साथी आखिरकार घर लौटने की तैयारी में थे। हुएक्सू कंट्री में हर कोई उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 7वें दिन राजधानी के परेड स्क्वायर में पूरी सेना जमा हुई। जब झंग यी वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हंस पड़ा। हर एलियन के पास एक एक विशाल पैकेज रखा था। कुछ के पास 2-3 और कुछ के पैकेज तो उनके सिर से भी ऊंचे थे। वो सब उनके द्वारा कब्जा की गई मूल्यवान वस्तुएं थी। झंग यी ने परवाह नहीं की। आखिर यही तो युद्ध है। सैनिक लड़ते हैं और जीत के बाद इनाम उनका हक होता है। विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी स्क्वायर के सामने बने रिव्यूइंग स्टैंड पर खड़े थे और बीच की सीट स्वाभाविक रूप से झंग यी के लिए आरक्षित थी। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।